जितने भी दिक्कतें हो रही थी, अब वो दिक्कत आपको नहीं आएगा अगर आप इस वाले वीडियोस को देख लेते हो तब। जहां एकदम लाल लाल ललिया गया है वहां बहुत ज्यादा बारिश होता है, एकदम जहां पे आपको बैगनी बैगनी या ब्लू ब्लू दिख रहा है वहां पे बहुत कम बारिश होता है। मानचित्र बहुत ज्यादा जरूरी है। मानचित्र आपको मुफ्त में 5 मार्क्स दिलाता है। वो गर्मी को झेलेगा, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो आपको भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में मिट्टी किस प्रकार की है, भारत में तापमान कैसा होता है, भारत में कहां पे कितना बारिश होता है। भूगोल का मानचित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम में आता ही आता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आज आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है भूगोल का मानचित्र। देखो बेटा, भूगोल का मानचित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, और ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आप अपने एग्जाम से पहले मानचित्र देख करके जाना मत भूलिएगा, ठीक है। मानचित्र बहुत ज्यादा जरूरी है। मानचित्र आपको मुफ्त में 5 मार्क्स दिलाता है, ठीक है। तो आपको मानचित्र याद करने के लिए जितने भी दिक्कतें हो रही थी, अब वो दिक्कत आपको नहीं आएगा अगर आप इस वाले वीडियोस को देख लेते हो तब। तो अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कहीं कहीं ट्रिक भी आपको लेकर के आएंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम अब भारत के मैप को देखें तो भारत का नक्शा हम ऐसे खड़ा नहीं रखे हैं, ऐसे पड़ा रखे हैं, ठीक है। इससे हम आपको ये समझाना चाहते हैं बेटा कि जो भारत की जो ऊंचाई है, ऐसे भारत जो है इधर से ज़्यादा ऊंचा होते गया है। यानी भारत का जो हिमालय पर्वत है यहाँ पे है, और जैसे जैसे आप हिमालय पर्वत से आते हो तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ ऐसे ढुलते जाता है, ढुलकते जाता है। बात समझ में आ रहा है। इसकी ऊंचाई नीचे की ओर घटती जाती है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो इसको ऊंचाई बढ़ते जाती है। तो ऊंचाई बढ़ने के कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो वहां का तापमान भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तापमान भी कम जाता है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो मेरे प्यारे बच्चों तो तापमान बढ़ जाता है। तापमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। क्लियर है ये चीज। तो आप देखोगे कि ये इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप को हम भौतिक मैप भी कहते हैं, इसको भौतिक, है ना, भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। एक होता है हमारा राजनीतिक मानचित्र, एक होता है भौतिक मानचित्र। तो ये फिजिकल मैप है। कोई दिक्कत है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो आपका तापमान कम होता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो आपका तापमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ता है, ठीक है। ऊंचाई जैसे जैसे, क्योंकि आप हिमालय पर्वत पे चढ़ोगे तो हिमालय पर्वत पे तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। और चीज क्या है इसमें, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से जितने भी नदियां निकली हैं, ठीक है, तो नदियां जो निकलेंगी बेटा यहां से निकलेंगी, और ऐसे होते हुए आपको लगता होगा कि सर कोई भी ऐसी नदी है जो इधर की तरफ क्यों नहीं, सीधा उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ कोई भी नदी क्यों नहीं बहती है। तो इसका क्या उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों कि बीच में ना एक बहुत ही ऊंची भूमि है जिसको आप सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, मध्य उच्च भूमि। क्या बोलते हैं बेटा, मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। तो अगर अब मान लिया जाए पानी आने से लुढ़क रहा है तो बीच में आप कुछ खड़ा कर दीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा, इधर से रुक करके इधर की तरफ ढुलक जाएगा, या फिर इधर की तरफ ढुलक जाएगा। तो यही काम होता है मेरे प्यारे बच्चों की सारी जो नदियां होती हैं वो इधर की तरफ ढुलकती हैं। आधा नदी इधर चलती है, आधा नदी उधर चलती है, और सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं ऐसा आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैप को आज मैं आपको भौतिक मानचित्र लेकर के आया हूं, तो आपको भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में पता होना चाहिए कि भारत में मिट्टी किस प्रकार की है, भारत में तापमान कैसा होता है, भारत में कहां पे कितना बारिश होता है। तभी आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आएगा कि फसलें कैसी होंगी, या फिर कहां पे किस तरह के खनिज पाए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो आपको एक स्टोरी
कहानी सुनाने वाले हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं, मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप आज भारत देख रहे हो वो भारत ऐसा नहीं था, इसका पार्ट ऑस्ट्रेलिया का था, ये ऑस्ट्रेलिया के गोद से आया है, तो आप बहुत चकित हो जाओगे, है ना। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके आया है। इंडियन प्लेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के आया है और एशिया के प्लेट से जाके टकराया है। तो आप कितने परसेंट इस बात को मानने वाले हो? देखो मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे। देखो बेटा, ये जो आपका भारत है, ये जो आपका इंडिया है, यही आपका इंडिया है बेटा, यही आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेट का हिस्सा था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये टूट करके धीरे धीरे टूट के ये क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये टूट करके एशिया के प्लेट से टकराया है, एशिया के प्लेट से टकराया है। और जैसे ही ये टकराया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे एक बहुत बड़ा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। इमेजिन करो कि अगर दो कार आपस में टक्कर मारे तो गाड़ी का बोनट का क्या हाल होगा। तो गाड़ी का बोनट का कचूमर निकल जाएगा, गाड़ी का बोनट कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यही कांड यहां पे भी हुआ, यही काम यहां पे भी हुआ। जैसे ही इंडियन प्लेट जो है वो एशिया प्लेट से टकराया, जैसे ही इंडियन प्लेट एशिया प्लेट से टकराया, तो बिल्कुल जो कुछ चीजें थी, नीचे की जो जमीन थी वो ऊपर अपलिफ्टेड हो गई, मतलब वो ऊंची भूमि निकल करके ऐसे कई सारे पर्वतों का निर्माण कर दिया। और ये यहां पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आया बात समझ में? उसके बाद आप देखोगे बीच में खाई बन चुकी थी, बीच में क्या बन गया था? खाई। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि देखो मेरे प्यारे बच्चों की नदी से क्या निकलता है, तो सॉरी हिमालय से क्या निकलता है बेटा? हिमालय से नदियां निकलती हैं और नदियां अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर के आती है। अवसाद का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवसाद का मतलब होता है मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर। मिट्टी, बालू, कंकड़ व पत्थर, मिट्टी, बालू, कंकड़ व पत्थर को वो लेकर के आती है और इस बीच में जो खाई हुई थी इसको भर दी, है ना मेरे प्यारे बच्चों। जब ये भर गया, आप देखो जहां पे गड्ढा होता है और गड्ढे पे जब मिट्टी भर जाता है तो कैसी हो जाती है? वो बिल्कुल समतल प्लेन हो जाता है। तो ये वाला जो भूमि आपका बचा, ये वाला भूमि आपका हो गया प्लेन, ये वाला भूमि आपका हो गया प्लेन। और ये वाला पार्ट तो आपको पता है, ये वाला पार्ट आपका पुराना वाला हिस्सा है, ये इंडियन प्लेट है जो कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट से कहां से आया है? ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टूटते हुए आया है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। और ये जाकर के क्रस्ट मारा है, धक्का मारा है एशियन प्लेट में, तब नीचे वाला पार्ट का ये कहानी हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हो, जब इंडियन प्लेट यहां पे आ रहा था तो समुद्र में कई जगह ज्वालामुखी फट रहे थे और ज्वालामुखी फटने से यहां पे कई जगह उद्गार हो रहा था। और नीचे जो आपका पूरा का पूरा जो भूमि भर गया है, ये बन गया है, इसमें कई सारे आपको ज्वालामुखी फटने से बहुत सारे पहाड़ बन गए हैं, जो कि आज मेरे प्यारे बच्चों नीचे का दक्कन का पठार कहलाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट किससे भरा पड़ा है? तो ये आपके ज्वालामुखी फटने से पठार बन चुका है और ये बहुत सारे पठार यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैप बताने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। इसमें क्या कि आप अगर अपने विश्व की आप रूपरेखा को देखो और आप अपने भारत की रूपरेखा को देखो तो कहीं ना कहीं ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। रीजन क्या है कि अगर आप बीच से एक रेखा खींचते हो तो ये हमारी भूमध्य रेखा हो जाती है। ये कौन सी रेखा हो जाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। और आप जब उत्तर आओगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और आज जब इसके आप नीचे आओगे तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। और जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आते हो, जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आते हो तो आप ध्रुव के पास जाते हो तो इसकी क्या होती है? बीच में जो सन की जो किरणें होती है वो
सीधी पड़ती है, जिसके वजह से बीच का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बीच का पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जितने जलवायु होंगे वो सब गर्म जलवायु पाए जाएंगे। और जैसे जैसे गर्म जलवायु पाए जाएंगे, जैसे जैसे सूरज की किरणें स्लैंट होती जाती है यानी तिरछी होती जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही कम सूरज की किरणें पहुँचती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कम सूरज की किरणें पहुँचती है। और ये वाला भाग बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए ऊपर में ठंड जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? ठंड जलवायु होती है। नीचे भी बीच वाला गर्म जलवायु, बीच वाला ये क्या हो रहा है? ये गर्म जलवायु होता है, ठीक है, ये गर्म जलवायु होता है। चलिए, उसके बाद सेम ऊपर में ठंड जलवायु, तो नीचे ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडा रहेगा। यही चीज हमारे भारत के साथ भी होता है, लेकिन हमारा भारत जो है वो विश्व के बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है। तो ऊपर में इसके ठंड देखा जाता है, लेकिन नीचे में भूमध्य रेखा के पास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने से ये वाला पार्ट उतना ज़्यादा ठंड नहीं हो पाता, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समताप होता है। ठंड में भी और गर्मी में ये हमेशा समताप होता है। मैं आगे चल के इसका रीज़न बताने वाला हूँ। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। भारत के बीचों बीच से बेटा कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा पर सूर्य साल में लंबवत 2 बार चमकता है, जिसके वजह से इसके आसपास का जितना भी राज्य आएगा वो गर्मी को झेलेगा। जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन सभी राज्यों में काफी ज्यादा गर्मी होगा, क्योंकि बीच में से कर्क रेखा गुजरा है। कर्क रेखा गुजरने से इसमें काफी ज्यादा गर्मी देखा जाएगा। और जैसे जैसे आप उत्तर जाओगे, भारत के उत्तर जाओगे, तो ऊंचाई बढ़ने से तापमान भी घटेगा और कर्क रेखा से दूरी भी बढ़ेगा, तो इसके तापमान बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, इन सभी हिस्सों में आपको तापमान कम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे नीचे जैसे ही जाते हैं तो ये तो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का कमाल देखो, आप अभी भी अगर ठंड में भी देखोगे तो ठंड में यहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में ही रहेगा। ये तो बड़ा खासियत, यही बड़ा खासियत है। और आप गर्मी में देखोगे तो 30 से 35 के बीच में रहेगा, जबकि जितने भी उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत में आप देखोगे तो जो तापमान होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो तापमान पहुंच जाता है 40-50 डिग्री सेल्सियस, 40-48 डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट पहुंच जाता है ना। बिहार हो, यूपी हो, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 40-44 तो नॉर्मल होता है। और जैसे ही आप उतनी भीषण गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 30 से 35 डिग्री ही सेल्सियस हाईएस्ट जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है आपके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, इसके तीनों तरफ क्या है, जो पानी है, पानी की वजह से जो पवनें चलती हैं वो पवनें नमीयुक्त तो होते हैं, वो पवनें ठंडी हवाएं लेकर के आते हैं, जिसके वजह से ये वाला पार्ट ठंडा होता है, समताप होता है। मैं आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग में कोई फसल आएगा, मान लेते हैं चाय की खेती आ गया, कपास की खेती आ गया, गन्ने की खेती आ गया, जूट की खेती आ गया, चावल की खेती आ गया, गेहूं की खेती आ गया, तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो वहां का टेम्परेचर देखना पड़ेगा, फिर वहां की मिट्टी को देखना पड़ेगा, फिर वहां पे किस प्रकार की बारिश होती है ये भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भारत का एक बढ़िया ही साझा मैप बता रहा हूं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत में टेम्परेचर कहां पे किस प्रकार का होता है। आगे हम बहुत ही डिटेल में मिट्टी को भी देखेंगे और वर्षा को भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत जो है मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है
भारत जो है बेटा वो देखो कहाँ पे, ये आपका इक्वेटर है, ये ही वाला आपको इक्वेटर है। तो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा था इक्वेटर 0 डिग्री से गुजरता है। इक्वेटर कितने डिग्री से गुजरता है? 0 डिग्री से। और जैसे जैसे आप दूर जाते हो, है ना, तो फिर डिग्रियां बढ़ती जाती है, वो उसका मैं अलग से कभी बता दूंगा, ठीक है। तो आप देखो भारत यहाँ पे पड़ रहा है, और भारत जो यहाँ पे पड़ रहा है, तो आप देखो कितना पास है वो किसके, इक्वेटर के कितने पास है। लेकिन क्यों इस वाले एरिया में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता? क्योंकि इधर, इधर और इधर तीनों तरफ ये महासागरों से घिरा हुआ है। तीनों तरफ ये कहां किससे घिरा हुआ है? महासागरों से। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी हो जाती है, नीचे में आपका हिंद महासागर हो जाता है, उसके बाद आपका इधर हो जाता है अरब सागर। इन 3 महासागरों से घिर करके यहाँ पे जो पवनें आती है वो बिल्कुल नमी युक्त आते हैं, और नीचे का जो तापमान होता है बिल्कुल समताप होता है। जबकि बीच में से आपको कर्क रेखा गुजरी है, और कर्क रेखा से मेरे प्यारे बच्चों, कर्क रेखा के पास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और ये वाला एरिया काफी ज्यादा गर्म होता है गर्मी के दिनों में, और ठंड के दिनों में ये वाला एरिया बिल्कुल ठंड होता है, क्योंकि दूर का दक्षिणायन बहुत ज्यादा हो जाता है, और सूरज का दक्षिणायन बहुत ज्यादा हो जाता है, और सूरज जो है काफी दूर चला जाता है। ये बात समझ में आया आपको? चलिए, तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं फसल को। तो प्रमुख फसलों को हम देखेंगे। तो प्रमुख फसलों में से हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें? तो चावल की खेती कहां कहां सबसे ज्यादा होती है, मैप पे देखेंगे। उसके बाद गेहूं की खेती, क्योंकि ये दोनों इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुख्य फसल हैं, भारत में सबसे ज्यादा इसी को खाया जाता है। अगर आप यहां चले जाए, पूर्वोत्तर राज्य में चले जाए, तो पूर्वोत्तर राज्य में या पूर्व वाले राज्य में सबसे ज्यादा लोग चावल को पसंद करते हैं, है ना, सबसे ज्यादा चावल को पसंद करते हैं। तो आप बताओ, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका ये पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। तो पूर्वोत्तर इस वाले राज्य में सबसे ज्यादा लोग चावल पसंद करते हैं। और वहीं आपको पश्चिमोत्तर राज्य में आप देखो, पश्चिमोत्तर, ये पश्चिमोत्तर राज्य में तो लोग आपको रोटी ज्यादा पसंद करते हैं। और रोटी किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? गेहूं से बनता है। रोटी किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो ये पश्चिमोत्तर राज्य हो गया, तो यहाँ लोग रोटी खाएंगे। बेसिकली नीचे साउथ वाले लोग भी चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या चावल की चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं नीचे। तो मैं आपको बताऊंगा कि चावल कहाँ सबसे ज्यादा होता है और कहाँ कहाँ बेस्ट किस्म का चावल होता है, ठीक है। उसके बाद हम चाय पे चर्चा करेंगे, चाय की खेती कहाँ होती है। उसके बाद कॉफी, बहुत सारे बच्चों को लगता है चाय कॉफी बिल्कुल एक जैसा सिमिलर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय की खेती अलग जगह पे होती है, कॉफी की खेती अलग जगह पे होती है। उसके बाद हम कपास को देखने वाले, उसके बाद हम जूट को देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी फसल हैं, फसल को समझने के लिए, फसल को देखने के लिए हमें क्या समझना होगा? देखो, फसल जब भी आप देखो, जब भी आप अगर गांव से रिलेट करते हो तो आपको पता होगा चावल कब होता है। तो आपको पता है जब इतना इतना पानी होता है, धान रोपा है और दुल्हन धान रोपा हो, इतना इतना जब पानी होता है, और पानी में ही लोग इतना भर घुटना में बैठ करके चावल की रोपनी करते हैं। चावल को जो धान होता है, धान की नर्सरी होती है। सब फसलों की अलग अलग मौसम होते हैं, और उस मौसम में फसल रोपे जाते हैं, ठीक है। लेकिन सभी जगह एक जैसे फसल भारत में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप जब भी इधर आओगे, जब भी आप इधर आओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उत्तर में आओगे, तो उत्तर में आपको ठंड मिलेगा, नीचे में आपका मॉडरेट यानी समताप मिलेगा, और बीच में आपको गर्मी मिलेगा, बीच में आपको गर्मी मिलेगा। तो बताओ, ठंड में चावल होता है? बिल्कुल ठंड में चावल नहीं होता है। चावल के लिए बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। ये कॉमन सा चीज है, जो अगर यूपी बिहार या हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। हाँ, ठंड में क्या हो सकता है? तो सेब हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से सेब हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी आप फसलों को, उत्पादन को देखो कि कौन सा फसल, आप तो पहले समझ लो कि अगर आपको पूछ दे चावल कहाँ है, तो चावल आप यहां मार दोगे। चावल की खेती कहाँ होती है, तो चावल आप यहां मार दोगे। चावल नीचे हम बताएंगे चावल कहाँ मारना है, चावल मानचित्र पे कहाँ मारना हम आपको बताने वाले हैं। तो किसी भी चीज की खेती के लिए हमको 2 चीजों को देखना होगा। किसी फसल की खेती के लिए हमको एक तो मिट्टी को देखना पड़ेगा, और दूसरा वहां पे बारिश किस प्रकार से होती है उनको देखना पड़ेगा। तो इससे आपको एक भारत में मिट्टी का विवरण भी, अगर आपसे मिट्टी पूछ देगा कौन सी मिट्टी कहां पे है, तो आपका मानचित्र कवर हो जाएगा। और भारत में
में सबसे बारिश किस जगह पे होती है, तो इस मैप से आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मिट्टी को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम मिट्टी को देखेंगे। क्लियर है, मिट्टी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम मिट्टी को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मिट्टी को देखने के लिए क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से होती हैं। देखो मिट्टी का जो ट्रिक है आप याद कर लो, मिट्टी का याद करने का ट्रिक है मेरे हिसाब से हम इसको याद करते हैं फल बड़ा करके याद करते हैं, ऐसे करके याद करते हैं फल बड़ा। सबसे पहले ए हम लेते हैं। ए से होता है मेरे प्यारे बच्चों एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल, इसी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसको क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। तो आप हिंदी वाले जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। और रेड एंड येलो, तो रेड मतलब तो पता है सबको लाल होता है, और येलो मतलब सबको पता है पीला होता है। तो इसको लाल व पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, लाल व पीली मिट्टी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, लाल व पीली मिट्टी। ब्लैक का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लैक का मतलब होता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी होता है, काली मिट्टी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लैटेराइट ही कहता है, हिंदी में भी इसको लैटेराइट ही कहते हैं, इसलिए हम इसको लैटेराइट ही कहते हैं। एरिड सॉइल आता है बालुई मिट्टी। आपको सबको पता होगा राजस्थान में बहुत ही ज्यादा बालू है, तो बालुई मिट्टी कहाँ पाया जाएगा। और एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट, 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 फॉरेस्ट एंड मोन्टेन सॉइल। मोन्टेन है ना, मोन्टेन सॉइल। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगली और व पर्वतीय मिट्टी, जंगली व पर्वतीय मिट्टी या वन की मिट्टी भी कह सकते हैं। तो मिट्टी याद करने के जो आपको ट्रिक है मैंने आपको बताया। क्या है मिट्टी याद करने के ट्रिक, फल बड़ा करके आप याद कर सकते हो, FAL फल बड़ा, ऐसे फल बड़ा करके आप याद कर सकते हो, है ना। सबको एक साथ मिला लेंगे, फल बड़ा से आप याद कर सकते हो। जलोढ़ मिट्टी, तो हम आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है, लाल व पीली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा, और बालुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाएगा, और जंगली व पर्वतीय, इसको वनीय मिट्टी भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब वन भी होता है, तो इसको वन एवं पर्वतीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, चलिए एक एक करके। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है पहले नंबर पे आता है, हम नीचे से देखने वाले हैं, 6 प्रकार के होते हैं, नीचे से देखेंगे, लास्ट में A1 2 ऐसे करके देखेंगे। तो बोले सर कमाल करते हो आप, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, तो नहीं, हम पीछे से देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। नाम से ही पता चल रहा है, जल ओढ़, जल के द्वारा लुढ़क के लाई मिट्टी। जलोढ़ से क्या पता चल रहा है, जल के द्वारा लुढ़क के लाई गई मिट्टी। जल के द्वारा लुढ़क कर लाई गई मिट्टी कौन सी मिट्टी कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, तो बेटा जल कहाँ कहाँ निकलता है, जल कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ नदी बहेगा वहाँ वहाँ जल बहेगा, जहाँ जहाँ नदी निकलेगा वहाँ वहाँ जल बहेगा। तो आपको पता है कि इधर से नदियाँ निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। पंजाब से 5 नदियाँ निकलती है, सतलज, झेलम, ब्यास, रावी, चेनाब, है ना, इधर गिर जाती हैं। फिर इधर से आपका नर्मदा तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इधर से निकलती है बेटा। तो जहां जहां, और ब्रह्मपुत्र एक नदी है बेटा जो इधर से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है हमारे इंडिया में। तो आप मेरे बताओ, आप बच्चों बताओ कि कहां कहां जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। तो आपको जो भी नदी का मैदान दिख रहा है, नदी के मैदान के आसपास का क्षेत्र जहां पे नदी है उसके आसपास का क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी में पाया जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट आपको पूरा जलोढ़ मिट्टी में मिल जाएगा। देखो यहां से 5 नदियां आ गई तो यहां से जलोढ़ मिट्टी पाया गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका जलोढ़ मिट्टी में पाया जाएगा। देखो जहां जहां से नदी गुजरा है। फिर आपका ये वाला पार्ट आपको जलोढ़ मिट्टी में पाया जाएगा। यहां से भी जलोढ़, ऊपर में ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी ऊपर में जो हिमालय से निकलता है, जल के द्वारा लुढ़क के लाया जाता है, तो ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार बताओ, अगर आपको कोई जलोढ़ मिट्टी मारने के लिए बोलेगा मैप में, तो जहां पे भी आपको समतलीय मैदान दिख रहा है जो हिमालय के बाद जो निर्माण हुआ था, तो ये समतल मैदान जो आपको दिख रहा है ना, ये समतल मैदान आप मार देना, ये पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी है। यहां से नदी भी गुजरता है, ये पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी है। देखो इधर भी आपका गुजरात
गुजरात वगैरह में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का पूरा क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले पता चल गया जलोढ़ मिट्टी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी क्लियर है। उसके बाद हम आपको देखने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे है, नदी इधर से, तो नदियां का ये वाला पार्ट भी आपको जलोढ़ मिट्टी दिख रहा है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका है रेड एंड येलो सॉइल, तो आपको मैप में ही दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों रेड। रेड का मतलब होता है लाल। और बेटा लाल, लाल कहां होगा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब लोहा में जंग लग जाता है, लोहा में जब जंग लग जाता है तो लोहा कैसा दिखता है, भूरा, एकदम हल्का लाल लाल टाइप का भूरा लाल दिखता है। तो आपके जितने भी लाल वाले क्षेत्र हैं, यानी यहाँ लोहा भी पाया जाएगा और यहाँ लाल मिट्टी भी पाया जाएगा। लाल होने का रीजन क्या है कि यहाँ पे लौह मात्रा ज्यादा है, लौह मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह मिट्टी लाल दिखती है। कैसे दिखती है, लाल। और बहुत ज्यादा पानी बरसने की वजह से ये पीली भी दिखती है, पीली भी। तो जहां जहां लोहा की मात्रा ज्यादा होगा, जैसे उड़ीसा झारखंड के बेल्ट में लोहा की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ की मिट्टी लाल दिखेगी। उसके बाद कर्नाटक बेल्ट में बहुत ज्यादा लोहा की मात्रा है तो यहाँ की मिट्टी लाल दिखेगी। तो मिट्टी आप देखो लाल, जहां लोहा की मात्रा ज्यादा होगी तो लोहा की मात्रा ज्यादा, वहां लाल मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक का मतलब होता है काली मिट्टी, इसको रैगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र बड़ा ही फेमस है, गुजरात व महाराष्ट्र बहुत ही ज्यादा फेमस है, गुजरात व महाराष्ट्र बहुत ज्यादा फेमस है काली मिट्टी के लिए, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी कपास की खेती होती है। कपास की खेती अच्छी होने के वजह से गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। फिर से आप बताओ काला मिट्टी कहाँ पाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये मिट्टी का जो मैप है वो आपका ऐसे ही कवर हो जा रहा है, मिट्टी का मैप आपका ऐसे ही कवर हो जा रहा है गुजरात और महाराष्ट्र। अब आपका आता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल भारत में बहुत ही कम पाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा कम पाया गया है। जैसे उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, झारखंड वाला क्षेत्र होगा, ये वाला लेटेराइट किस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, लेटेराइट कैसा होता है। तो कुछ झामा ईटा देखो, झामा ईटा, झामा ईटा क्या होता है, बहुत ज्यादा जो पक के लाल हो जाता ना है, जिसपे किसी तरह का कुछ नहीं होगा, उस टाइप की मिट्टी, बहुत कड़ी मिट्टी होती है। इस पे लेटेराइट सॉइल आपको इस टाइप में पाया जाएगा। देख लो आपको इधर वाले क्षेत्र में कुछ लेटराइट सॉइल पाया जाएगा, कुछ इधर वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। लेटराइट है ही नहीं, आपके एग्जाम में भी पूछता नहीं है लेटराइट सॉइल इधर पाया जाएगा, ठीक है। इधर कुछ क्षेत्र में लेटराइट आपको पाया जाएगा, ऐसा लेटराइट है नहीं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्र में लेटराइट पाया जाता है, उतना है नहीं। इसमें सबसे अच्छा काजू की खेती होती है। लेटराइट सॉइल में किसकी खेती होती है, काजू की खेती होती है। उसके बाद लेटराइट के बाद एरिड सॉइल, तो पूरा का पूरा राजस्थानी खाली कर दो। अगर आप एरिड सॉइल देख रहे हो तो पूरा का पूरा राजस्थानी आप खाली कर दो। पूरा बालुई मिट्टी कहाँ मिल जाएगा, राजस्थान में आपको पूरा बालू मिल जाएगा, तो बालुई मिट्टी आपको मिल जाएगा। लास्ट जो आपका बचता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो फॉरेस्ट आपको कहाँ पाया जाएगा, तो आपको ये वाला एरिया आपको पूरा फॉरेस्ट पाया जाएगा। तो फॉरेस्ट वाला ये वाला एरिया फॉरेस्ट, ये वाला एरिया फॉरेस्ट होगा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल। और माउंटेन सॉइल कहाँ पाया जाएगा, तो पूरा पर्वतीय इलाका ये वाला है, तो माउंटेन सॉइल यहाँ पे पाया जाएगा। माउंटेन से ही पता चला पर्वतीय इलाका, तो यहाँ पे पूरा माउंटेन सॉइल, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। आई होप कि आपको ये जो सॉइल वाला प्रोफाइल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, कहाँ पे कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एक चीज और मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है बेटा खादर और दूसरा होता है बांगर। बांदर नहीं बोल रहे हैं, बांगर बोल रहे हैं। तो खादर है ना, खादर और बांगर, ब से बुढ़वा ब से बांगर, ब से बुढ़वा ब से बांगर, ब से बुढ़वा ब से बांगर। यानी आपकी जो पुरानी है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो मिट्टी का प्रोफाइल आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मिट्टी कहाँ पे कितने प्रकार के कौन कौन से पाए जाते हैं। एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। आगे चलते हैं सर। अब हम लोग देखेंगे बेटा भारत में बारिश कहाँ होता है। देखो बारिश का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है फसल के उत्पादन में। फसलों का उत्पादन
जीवन बिना बारिश के होगा ही नहीं। किसान टकटकी लगा ले, देख लेगा भैया पानी पड़ा पानी पड़ा पानी पड़ा भगवान, पानी पड़ा भगवान, लेकिन वो बारिश नहीं होगा। तो फसलों के उत्पादन में वर्षा का सबसे ज्यादा योगदान है। किसका योगदान है? फसलों के उत्पादन में बारिश का सबसे ज्यादा योगदान होता है। क्लियर है? अब बारिश में देखो, जहां जहां लाल लाल एकदम होइल है वहां बहुत ज्यादा बारिश होता है। जहां एकदम लाल लाल ललिया गया है वहां बहुत ज्यादा बारिश होता है। एकदम जहां पे आपको बैगनी बैगनी या ब्लू ब्लू दिख रहा है वहां पे बहुत कम बारिश होता है। तो एक तो दिमाग में ये रख लो कि जहां बहुत ज्यादा ठंडा होगा वहां पानी पड़वे नहीं करेगा, काहे कि इन्हें से बादल जाएगा, बदलवे जम जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो वहां पानी नहीं बर्फ पड़ेगा, तो इसको बारिश होना नहीं। बारिश का मतलब होता है पानी बूंदों का पड़ना बारिश कहलाता है। तो ये वाला एरिया देखो बेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया एकदम पानी पहुंच में नहीं कर रहा है। तो राजस्थान, आपको सबको पता है कि राजस्थान मरुभूमि इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश होता ही नहीं है। तो राजस्थान में मरुभूमि कहा जाता है कि यहाँ की बारिश होती नहीं है। और सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं कम कोई वर्षा होती है तो वो है बेटा लेह लद्दाख। लेह में सबसे ज्यादा कम बारिश होती है। और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ये मरुस्थल है। तो दो तरह के मरुस्थल होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल राजस्थान में, ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख में। क्लियर है? अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा बारिश कहां होता है सर। तो सबसे ज्यादा बारिश होता है मेरे प्यारे बच्चों इधर वाले एरिया में। इधर वाले एरिया से देखो, जैसे यहां से जो आपका मानसून आता है तो मानसून इधर से चढ़ता है और इधर से भी मानसून आता है। तो दोनों तरफ से जब मानसून आता है तो दोनों तरफ से मानसून चढ़ता है, तो इधर भी खूब बारिश होता है और इधर भी खूब बारिश होता है। और उत्तराखंड में भी खूब बारिश होता है क्योंकि यहाँ का मानसून यहाँ पहुंचता है, यहाँ का मानसून यहाँ पहुंचता है और यहाँ का मानसून यहाँ पहुंचता है। उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश होता है और हर बार बारिश होता है, तो जिसके वजह से भूस्खलन होता है। भूस्खलन का मतलब होता है लैंडस्लाइड कर जाना, यानी पृथ्वी जो होती है, जो भूमि होती है, वो स्लाइड कर जाती है। तो सबसे ज्यादा बारिश होता है आपको इस वाले, अच्छा इसको हम सेंटीमीटर में मापते हैं। बारिश जब भी होती है तो बारिश को हम लोग सेंटीमीटर में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो सबसे ज्यादा बारिश आपके, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी, 500 सेंटीमीटर, है ना। और जैसे जैसे पीला वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो वहां 300-250 के बीच में। तो ये वाला एरिया भी बारिश के लिए बहुत अच्छी है, बिहार, यूपी, झारखंड। और सबसे देखो यहाँ पे 200 से कम यहाँ पे होगा, पंजाब हरियाणा में 200 से कम होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं, पंजाब हरियाणा में याद रखोगे, पंजाब व हरियाणा में, पंजाब हरियाणा में कितनी बारिश होगी, है ना। मैं कम से बता रहा हूं, पंजाब हरियाणा में 75 सेंटीमीटर से कम, 100 से कम ही होगा, याद रखना। और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी। अच्छा ये होगी, है ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होगी, देखिए मेघालय नंबर 1 पे आता है, यहां पे 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मेघालय में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में, बिहार यूपी वाला क्षेत्र में, बिहार यूपी वाला क्षेत्र में, अरे क्या हो रहा है, बिहार यूपी झारखंड वाले क्षेत्र में हम देखेंगे, है ना। अलग अलग है लेकिन एक एवरेज ले लिया जाए, एवरेज। तो ये बिहार यूपी झारखंड वाले क्षेत्र में 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में। सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, मेघालय के चेरापूंजी में, ठीक है। चेरापूंजी में, मानसेराम में, मेघालय के मानसेराम में, चेरापूंजी में पहले होती थी, अभी मानसेराम में होती है। तो आपको पंजाब हरियाणा में बारिश क्यों कम बता रहा हूं। उसके बाद सबसे कम राजस्थान में होता है 15, है ना,
15 सेंटीमीटर, राजस्थान 15 सेंटीमीटर से भी कम। तो ये आप याद, लेह लद्दाख मैंने बता दिया, लेह लद्दाख में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम, 7 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो आप लेह लद्दाख में याद करोगे सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र और सबसे ज़्यादा मेघालय है, सबसे ज़्यादा आपका मेघालय है, याद रखोगे। मैप में कभी कभी आ जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ बारिश होती है, तो इस मेघालय वाले क्षेत्र में, जहाँ पे लाल लाल आपको दिख रहा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आगे पता चल जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्रमुख फसलें कौन है, तो उस प्रमुख फसलों में से हम जो भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, मैंने आपको बताया था गेहूं है और दूसरा नंबर पे चावल है। भाई मेरा पर्सनल फेवरेट तो चावल है, हम चावल तीनों टाइम खा सकते हैं। रोटी भैया एक आध टाइम चल जाता है, लेकिन चावल हम तीनों टाइम खा सकते हैं। मेरा फेवरेट चावल है। आप लोग अपना अपना कमेंट करके बता दीजिएगा आपका क्या है। चलिए ठीक है, तो चावल की खेती के लिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, तो देखो चावल के लिए तापमान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद बारिश का होना ज़रूरी है, और उसके बाद मिट्टी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपको दोनों को मिट्टी का होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूं कि इनके लिए इसके लिए जो तापमान होना चाहिए 30+ तापमान होना चाहिए। वर्षा जो होना चाहिए वो 150 से 200 होना चाहिए, और मिट्टी इसके लिए जलोढ़ होनी चाहिए। तो आपको पता आराम से चल गया होगा कि सर 30+ है, तो आपको एकदम बहुत अच्छे से पता चल गया होगा 30+ सर यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास आ जाइए, 30+ आ जाएगा। उसके बाद आपका 200 से तो सर इधर आ जाइए, उधर तो नहीं, उधर पंजाब हरियाणा में क्या होगा 75 सेंटीमीटर से कम आएगा, और बारिश भी इधर ही होता है सर, और जलोढ़ मिट्टी भी, ये पूरा इलाका जलोढ़ मिट्टी है। यानी इस वाले इलाके में सर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्या होगा, चावल की खेती की जाएगी, और चावल की खेती के लिए यहाँ पे भर ठेवना क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद इसका जो तापमान होना चाहिए, इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो टेम्परेचर होना चाहिए 25 से कम, 25 से कम माइनस मतलब 25 से कम होना चाहिए। उसके बाद बारिश होना चाहिए 75 से कम, 75 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, और मिट्टी दोनों में सेम चाहिए। दोनों में कॉमन क्या हो गया, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा ये चीज़ है, तो टेम्परेचर तो इधर कम होता है सर, टेम्परेचर आपका इधर कम होता है ना, टेम्परेचर आपका इधर कम होता है, और 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ होता है। तो यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे हरियाणा हो गया। तो सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा में क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन होता है, और सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी वाले क्षेत्र में होता है, असम वाले क्षेत्र में होता है। आया मेरे प्यारे बच्चों समझ में। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि इधर बारिश ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा है, और यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, तो इधर क्या हो जाएगा, चावल की खेती बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और चावल इधर भी तटीय क्षेत्र में भी चावल होता है। अकेले बिहार में 10,000 किस्म से ज़्यादा चावल उगाया जाता है, और अग्रणी राज्य में सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिहार में होता है, और तीसरे नंबर पे असम यूपी में होता है। क्लियर है, यूपी में होता है। ये बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 ही राज्य मारने के लिए आएगा, बाकी ऐसे शौकिया तौर पे इधर भी होगा, और पंजाब और हरियाणा में भी चावल होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी है तो शौकिया तौर पे वहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, गुजरात में नहीं होगा। चावल गुजरात में भी होगा, महाराष्ट्र में भी चावल होगा, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में चावल नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी चावल। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। उसके बाद अगर गेहूं की बात करें तो पंजाब सबसे नंबर 1 पे, हरियाणा सबसे नंबर 1 पे। इन्हीं दोनों की वजह से हरित क्रांति भी आया था, है ना, हरित क्रांति भी आया था। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में आया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हरित क्रांति। उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश में भी आपको गेहूं चावल दोनों होता है। तो यूपी कॉमन हो जाता है, क्योंकि आधा ठंडा में पड़ जाता है, आधा गर्मी में पड़ जाता है, तो यूपी कॉमन हो जाता है। यहाँ पे दोनों तरह के फसलें उगाई जाती है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। प्रमुख चावल और गेहूं की खेती आपको मैप में आया होगा। ये आपको सिर्फ एक दर्शाना होता है, तो आप कहीं पे भी इस एरिया में अगर चावल बोले तो एक एरिया में यहाँ पे दर्शा दीजिए पंजाब या हरियाणा, या आपको गेहूं बोले तो पंजाब और हरियाणा दर्शा दीजिए। और अगर आपको चावल बोले तो चावल में आप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम दर्शा सकते। इधर वाले क्षेत्र में आप चावल दर्शा दीजिए, उधर वाला क्षेत्र में पश्चिमोत्तर में आप लोग ये गेहूँ दर्शा दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए
अगर हम चाय की खेती के लिए बोले, चाय के उत्पादन के लिए कैसा चाहिए, तो चाय के उत्पादन के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे चाय के उत्पादन के लिए जो वर्षा होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, और उसके बाद मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। देखो मिट्टी जो होनी चाहिए वो जलोढ़ होनी चाहिए, लेकिन जलोढ़ होती नहीं है, तलछट हो जाता है, खादर हो जाता, बांगर मिट्टी हो जाता है। बांगर मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद वर्षा होना चाहिए, वर्षा खूब होना चाहिए, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 250 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होना चाहिए। उसके बाद जो तापमान होना चाहिए, तापमान भी अच्छे होने चाहिए, तापमान भी 30 प्लस या 30 तक होनी चाहिए, 25 से 30 के बीच में तापमान होने चाहिए, 25 से 30 के बीच में इसकी तापमान एकदम होनी चाहिए, है ना। और मिट्टी जो होनी चाहिए वो मिट्टी जो होना चाहिए जलोढ़ या पर्वतीय मिट्टी भी चलेगा, पर्वतीय मिट्टी में भी हो जाती है, पर्वतीय मिट्टी में भी हो जाता है। मैंने आपको पर्वतीय मिट्टी के बारे में बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पर्वतीय मिट्टी में भी ये हो जाता है। किस मिट्टी में हो जाता है, पर्वतीय मिट्टी में भी हो जाता है। तो आपको पता 250 से ज़्यादा सेंटीमीटर कहाँ बारिश होता है, तो इधर वाले एरिया में 250 से ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है ना मेरे प्यारे बच्चों। इधर वाले एरिया में 250 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर से ही क्या आती है, इधर से ही मानसून आती है, मानसून का आगमन इधर से ही होता है। तो इस वाले एरिया में काफी ज्यादा क्या होगा, बारिश होगा। दूसरा क्राइटेरिया देखते 30 प्लस है, तो 30 प्लस कर्क रेखा के आसपास का एरिया भी 30-40 के बीच में रहता है। उसके बाद में हम पर्वतीय मिट्टी, तो भैया पर्वत यहाँ से जा ही रहा, तो पर्वतीय मिट्टी, तो इस वाले इलाका में काफी ज्यादा क्या होता है, चाय की खेती होती है बेटा, चाय की खेती। ये चाय नहीं है, ये चाय नहीं है, ये कहवा है आपका, है ना, ये कहवा है। चाय की तो पत्ती होती है ना, ये चाय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत से ऐसा लग गया है, ये कहवा है। कॉफ़ी इससे बनता है, इससे क्या बनता है, कॉफ़ी बनता है, ये कॉफ़ी वाला है। ठीक है, चाय वाला मैं दिखाता हूँ, चाय वाला शायद कहाँ लग गया है, चाय वाला यहाँ लग गया, देखो उल्टा इमेज लग गया है, चाय वाला यहाँ, चाय देखो पर्वत में होता है, देखो ना, चाय पर्वत में होता है, चाय पर्वतीय इलाके में होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चाय पर्वतीय में होता है। बारिश खूब अच्छी होनी चाहिए, बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए चाय की खेती के लिए, और बारिश खूब अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक क्या कंडीशन है कि इनके जो चाय के जड़ों में है, चाय के जड़ों में बारिश तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन चाय के जड़ों में पानी का, जल का जमाव नहीं होना चाहिए। जल का जमाव अगर होगा तो इनकी पत्तियां गल जाएगी, इसलिए ये चीज आपको हम बता देते हैं, इनकी पत्तियां क्या हो जाएगी, गल जाएगी। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो ये कहवा है, ये इसके कॉफी के प्रोडक्शंस में इसको हम समझाएंगे, क्लियर है। तो ये जो होता है, आप बताओ, इधर असम है, असम में सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका असम है, फिर वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, असम है, असम के मैदानी इलाके में, दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में, नीलगिरी पर्वत दक्षिण भारत में भी थोड़ी बहुत होती है, कर्नाटक में होता है, किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में भी होता है। तो ये जो होगा, आप यहाँ पे असम मार दो, दार्जिलिंग मार दो, मेघालय भी मार सकते हो, है ना, फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक और नीलगिरी में भी थोड़ी बहुत चाय होती है, लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी, है ना, उत्तम क्वालिटी का चाय कहाँ होता है, तो असम और दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चाय होती है। तो चाय के लिए आप आँख मूंद करके इधर आ सकते हो। अब एक गेम खेल लेते हैं। गेम क्या है, गेम क्या है, गेम यही है कि आप बताओगे, गेम यही है, आप बताओगे। देखो गेम यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होगा। तो आप बोलोगे सर चावल बिहार में होगा पहला नंबर, और पश्चिम बंगाल में होगा, असम में होगा। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होगा, तो गेहूं कहाँ होगा, तो पंजाब में हो जाएगा, हरियाणा में गेहूं हो जाएगा। अब एक बात बताओ, चाय कहाँ होगा, तो अरे सर चाय तो अभी बताएं, असम में हो जाएगा, असम में चाय हो जाएगा, है ना, और दार्जिलिंग में चाय हो जाएगा, कर्नाटक में भी थोड़ी बहुत चाय हो जाएगी, है ना, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी 30 होता है, बारिश भी खूब अच्छी होती है, क्योंकि इधर भी मैंने आपको बारिश का क्षेत्र बताया था, बारिश इधर भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे अच्छा क्वालिटी का चाय कहाँ होता है, इधर सबसे अच्छी क्वालिटी का चाय होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 फसलें मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ, 3 फसलें। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के फसल के लिए क्या चाहिए, कॉफ़ी किन तापमान वाले कंडीशन में होता कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बेटा बिल्कुल चाय का उलट है, ये आपके दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होगा, कॉफ़ी आपका दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा होगा। कॉफ़ी एक प्रकार का फल होता है, और फल के बीज से कॉफ़ी को बनाया जाता है, फल के बीज
फल के बीज से कॉफ़ी को बनाया जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए तापमान? तापमान बिल्कुल वही 30-35 होना चाहिए। पानी ज़्यादा होना चाहिए, पानी कम नहीं होना चाहिए, सॉरी पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉफ़ी के लिए। ये पानी 100-150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। और इसकी मिट्टी जो होनी चाहिए वो आपको मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, या फिर आपको जो होना चाहिए वो लेटराइट या जलोढ़ मिट्टी में भी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कर्नाटक जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख बड़ा उत्पादक राज्य है केरल और तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों जो है वो आपको कॉफ़ी के लिए बिल्कुल उलट हो गया। इसके अपोजिट इधर आपका चाय होता था, इधर आपका कॉफ़ी होता था। अगर आपको कॉफ़ी पीना है तो बिल्कुल तमिलनाडु में चले जाइए, यहाँ पे लोग ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे। और अगर चाय पीना है तो आप पूर्वोत्तर राज्य में चले जाइए, आपको वहाँ पे चाय ज़्यादा मिल जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कपास। कपास की खेती कहाँ होती है? तो कपास की खेती सबसे मैंने पहले बताया था, कपास की खेती काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो गुजरात में और महाराष्ट्र में काला मिट्टी सबसे ज़्यादा है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको किसकी मिट्टी पर, अरे क्या हो रहा है, इस वाले इलाके में क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको कपास की खेती देखने के लिए मिलेगी। तो आपका गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होता है, बहुत ही उच्चतम क्वालिटी का कपास होता है। इसी के वजह से तो अंग्रेज यहाँ पे आ गए थे, इसी की वजह से अंग्रेज यहाँ पे रह गए थे। कपास बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, यहाँ पे सूती मिल का उद्योग खोले थे। तेलंगाना में आप देख लो, पंजाब, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश। राजस्थान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? ये राजस्थान हो गया, ठीक है, ये राजस्थान हो गया, मैप में लोकेट नहीं हो पाता है। ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये वाला इलाका आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन वाले इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती बहुत ही अच्छे क्वालिटी की होती है। काली मिट्टी को एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम रैगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। रैगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? रैगुर मिट्टी भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका जूट। देखो, जूट के उत्पादन के लिए आपको जो चावल का जो क्लाइमेटिकल कंडीशन था, बारिश खूब होनी चाहिए, टेम्परेचर खूब होना चाहिए, मिट्टी भी जलोढ़ होनी चाहिए। लेकिन जूट जो होता है बेटा, जूट से आप देखे होंगे, जूट यहाँ पे सबका स्लाइड यही रह गया है। जूट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जूट जो होता है वो बड़े बड़े तने वाले होते हैं, और उसके तने में जो होता है ना, स्टीम से जूट बनाया जाता है, उसी जूट से। तो जूट आपका जो पश्चिम बंगाल हो गया था, जहाँ चावल जहाँ होता है, बिहार हो गया था, असम हो गया था, उड़ीसा हो गया था। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी में से पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो पश्चिम बंगाल आपका, बिहार यहाँ है। सबसे ज़्यादा जूट की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जूट से बोड़ा, जो चीनी का बोड़ा जो आता है, आप लोग देखोगे चीनी का बोड़ा, जूट उसी से बनाया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब बात करेंगे हम लोग, ये आपका फसल खत्म हो गया, तो फसल में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। फसल में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो फसल में हम लोग क्या क्या देख लिए बेटा? फसल में हम लोग देखें, हम लोग का जो प्रमुख फसल था वो क्या क्या था? प्रमुख फसल में हम लोग क्या क्या देख लिए मेरे प्यारे बच्चों? चावल देख लिए, गेहूं देख लिए, चाय देख लिए, कॉफी देख लिए, कपास देख लिए, जूट देख लिए। और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ऐसा पूछेगा कि एक ऐसा राज्य बताइए जहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। जल्दी बताओ कमेंट करके, पंजाब और हरियाणा। एक ऐसा राज्य का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा चावल होता है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार। एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है, तो आप बताओगे असम और दार्जिलिंग। एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां सबसे ज्यादा कहवा या कॉफ़ी होता है, तो आप कर्नाटक मार दोगे, तमिलनाडु मार दोगे, केरल मार दोगे। एक ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां सबसे ज़्यादा जूट होता है, तो जूट आपको जहां चावल सबसे ज़्यादा होगा वहां जूट भी सबसे ज़्यादा होगा। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका क्या होगा? जूट की खेती होगी। अब हम लोग चलते हैं, खनिज कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, खनिज का उत्पादन कहाँ होता है। खनिज का उत्पादन, खनिज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, खनिज किसको कहते हैं। एक आपका टॉपिक खत्म हो गया, अब दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। एक ही वीडियोज़ में सारा आपका हो जाएगा, एक ही वीडियोज़ में सारा कवर हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप एक वीडियो देख लो, आपका सारा मैप आराम से कवर हो जाएगा। अब बिल्कुल प्यार से इस वीडियो को आप देखो, बैठ करके देखो, अच्छे से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लेकिन कॉन्सेप्ट के
साथ आपको मैं बता रहा हूं। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आपको वीडियोस ही नहीं समझ में आने वाला है, या कभी भी मैप समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वीडियो में सारा मैप आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं खनिज। खनिज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं खनिज किसको कहते हैं। देखो खनिज का मतलब क्या होता है, खन जोड़ जा। खनिज किन शब्दों से मिलकर बना है? खनिज दो शब्दों से मिलकर बना है, खन प्लस जा। खन का मतलब होता है बेटा खनन करना, खनना, खनन करना, और जा का मतलब होता है जमीन से। जब आप किसी भी चीज को जमीन से खन करके निकालते या खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है, जमीन के भूगर्भ से खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? खनिज कितने प्रकार के होते हैं सर जी? तो दो प्रकार के। एक जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाएगा तो वो हो गया लौह खनिज, और जिसमें लोहा की मात्रा नहीं पाया जाएगा अलौह खनिज। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जो सोना चांदी होता है जो पहनते हो, क्या उसमें लोहा होता है? लोहा की मात्रा उसमें पाया जाएगा जिसमें चुंबक चिपक जाए, जो चुंबक से चिपक जाए, जो जिसमें चुंबक आराम से चिपक जाए। तो जिसमें लोहा की मात्रा होगी वो उसमें चुंबक चिपक जाएगा। तो यहाँ में होगा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, लिमोनाइट, सेडराइट, ऐसे हेमाटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। ये सब जो होते हैं वो लोहा के प्रकार हैं। लेकिन आपको हो गया यहाँ पे सोना चांदी, ये सब जो हो गया सोना चांदी, बॉक्साइड, है ना, बॉक्साइड, ये सब तांबा, है ना, ये सब अलौह खनिज में आते हैं। बॉक्साइड, तांबा, ये सब आपके अलौह खनिज में आते हैं। तो एक आपका हो गया लौह खनिज, दूसरा हो गया अलौह खनिज। तो हम देखने वाले हैं कहाँ कहाँ सोना का निष्कासन, सोना तो नहीं, बेसिकली लोहा देखेंगे। लोहा का निष्कासन कहाँ होता है? अबरख कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? अबरख, ये सब खनिज है। तेल कहाँ सबसे ज़्यादा निष्कासन होता है? सोना भी मैं बता दूंगा सोना कहाँ सबसे ज़्यादा निष्कासन होता है। चीज़ें यही आपके एग्जाम में रिपीटेड करती हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो खनिज किसे कहते हैं? तो खनन क्रिया के द्वारा जो जमीन से निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि खनिज बनता कैसे है। हम देखने वाले खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन आपके जो 10th क्लास में उससे कहाँ कहाँ से आता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, खनिज जो होता है ना पृथ्वी के भूगर्भ से आता है ना, वो पृथ्वी के भूगर्भ से आता है। भूगर्भ का मतलब होता है भूमि का गर्भ। तो भूमि का गर्भ बहुत ज़्यादा गर्म है बेटा, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्मा और लावा है। क्या है? मैग्मा और लावा। लावा आप लोग देखे होंगे बहुत, ये इसको लावा कहा जाता है। ये लावा है बेटा। जब बहुत ज़्यादा पत्थर पिघल जाता है, देखो ये पत्थर है, पत्थर कभी पिघलता है बेटा, पत्थर के साथ बहुत सारे इसमें मिनरल मिक्स है। लोहा हो सकता है, सोना हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, चांदी हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिक्सड है, और वो मिक्स करके ये मैग्मा लावा है। यही इसी को मैग्मा लावा कहेंगे। और यही मैग्मा लावा पिघल जाता है, और जब ये जमता है, जब ये जम जाता है, तब इसी जमे हुए पार्ट को हम खोद करके बहुत सारे लोहा, सोना, चांदी निकालते हैं। इसी में से निकालते हैं। याद करो कैसे ये बाहर निकलता है सर? तो ज्वालामुखी जब फटता है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये ज्वालामुखी फटता है तो ये ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी फटने की वजह से निकलता है, और ये जम जाता है। और जमने के बाद ये जब ये ठंडा हो जाता है तो इसी को हम, ये जब ठंडा हो जाता है तो इसी को हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। ये आपका अपर लेयर होता है, इसके नीचे एक आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसी में मैग्मा लावा होता है। इसी में मैग्मा लावा होता है, ठीक है, इसी में मैग्मा लावा बहुत भरा होता है। और ये देखते रहता भैया कहाँ से फाड़ करके हमको बाहर निकल जाना है। जहाँ से कमज़ोर इसको दिखेगा वहाँ से फाड़ करके कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और यही चीज़ जाके बाहर आगे ठंडा होकर के इसी में से बहुत सारे खनिज बनते हैं। किस तरह के खनिज बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो आपको सबसे पहले मैं ज्वालामुखी के बारे में बताता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्लेट के टूटने से और प्लेट आके टकराया है। जब ये आ रहा था मेरे प्यारे बच्चों, जब ये आ रहा था तो मैंने आपको कहानी बताया था कि इसके जब ये समुद्र के रास्ते से गुजर रहा था तो कई जगह ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी। तो ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी तो इसके इतने वाले पार्ट में वो ज्वालामुखी
फटने लग गई। और ये वाला जब सब जमा हो गया, ये अब साथ जो ज्वालामुखी का जो पार्ट है वो सब इस वाले पार्ट में जमा हो गया, और यही जमा होकर के ये हो गया। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। एक होता ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती। एक तो आपका होता सक्रिय ज्वालामुखी, पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, पहला क्या होता है? सक्रिय। दूसरा होता है मृत, है ना। दोनों को आराम से पहले समझते हैं। सक्रिय का मतलब जो हमेशा फटते रहता है, जिसमें से हमेशा लावा निकलते रहता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है, इसको सक्रिय कहते हैं। और मृत कहने का मतलब जो एक बार फटेगा, जिसका उद्गार केंद्र कहीं और होगा। जैसे ये समुद्र में चल रहा था तो इसका उद्गार केंद्र कहाँ था? समुद्र में, लेकिन अब ये यहाँ आके सिचुएटेड हो गया, तो यहाँ पे फट रहा था ना, यहाँ पे तो नहीं फट रहा, इसके नीचे का जो पॉइंट ऑफ है यहाँ तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जितने ज्वालामुखी से बना है, तो यहाँ पे जितने भी आपका दक्कन का पठार बना है वो किससे बना है? वो मृत ज्वालामुखी से बना है। अब ये मृत ज्वाला ये कभी नहीं फटेगा। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है। बात समझ में है? अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है कुछ ऐसे, बड़ा ही खतरनाक सा नाम है, ठीक है। अब आता है सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा आता है सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब जो सो के उठ जाता है, कभी फटता है, फिर 3-4 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, कभी भी फट सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो खनिज जो बनता है वो बेसिकली ज्वालामुखी के जो लावा मैग्मा होते हैं वो ठंडा हो जाते हैं और वो बनते हैं। तो आपको पता है जब वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा करके भारत यहाँ सिचुएटेड हो गया है, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट जो बना है, भारत का जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपके मृत ज्वालामुखी से बना हुआ है। तो आप एक ट्रिक याद रखो कि भारत में अगर जितने भी खनिज देखोगे तो खनिज आप नीचे की ओर देखोगे। खनिज जब भी आपको देखना है तो खनिज आप नीचे देखो ना भाई। और जब भी आपको खाना खोजना है, जब भी आप फसल ढूंढ रहे हो तो फसल आप कहाँ देखोगे? वो जलोढ़ मिट्टी में देखोगे, ऊपर देखोगे। तो कॉमन ट्रिक है, अगर हम कॉमन ट्रिक से जान जाए, खनिज ऊपर में ढूंढने लग गए तो आपको बहुत ही कम खनिज या ना के बराबर खनिज मिल जाए। लेकिन अगर जैसे ही आप खनिज नीचे ढूंढोगे तो खनिजों का भरमार ही आपको नीचे मिलेगा। तो आपको ना भी याद हो तो आप खनिज नीचे मार करके आ सकते हो, क्योंकि कोई भी खनिज नीचे ही है। आप इतना याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों कि नीचे ही खनिज होगा, आपको ऊपर खनिज नहीं मिलेगा। हो सकता है हिमालय के तराई भाग में कुछ आपको खनिज देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि हिमालय भी उसी प्लेट के टकराने से हुआ है, तो हिमालय के तराई भाग में भी आपको कुछ खनिज देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो खनिज सबसे ज्यादा है वो नीचे ही खनिज आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले लौह अयस्क कहां कहां पाया जाता है। तो देखो अलग अलग बेल्ट बनाया गया, अलग अलग बेल्ट बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग बेल्ट बनाया गया है। क्या है? अलग अलग बेल्ट बनाया गया। हाँ, लोहा कहां पाया जाता है? तो देखो बेटा यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लेकर के आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के आपका झारखंड बेल्ट है ना, जिसमें आपको सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, फिर आपका एक ये बेल्ट है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, कर्नाटक और गोवा का एक बेल्ट है, कर्नाटक गोवा का बेल्ट, कर्नाटक से लेकर गोवा का बेल्ट है, जहां पे आपको झारखंड उड़ीसा बेल्ट, झारखंड उड़ीसा बेल्ट, तो झारखंड उड़ीसा बेल्ट ये हो गया। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बेल्ट में आपके छत्तीसगढ़ आपका ये हो गया, महाराष्ट्र आपका ये हो गया, तो ये दोनों बेल्ट जो हो गया छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बेल्ट हो गया। उसमें आपको महाराष्ट्र बेल्ट हो गया, कर्नाटक बेल्ट हो गया, कर्नाटक बेल्ट हो गया। में तमिलनाडु में भी पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और गोवा में भी गोवा बेल्ट भी पाया जाता है। गोवा का भी बेल्ट है, रत्नानगर का है, इसमें रत्नागिरी जो है, रत्नागिरी एक क्षेत्र हो गया। तो इस बेल्ट में अगर आप मार दोगे, ऐसा नाम आ गया तो नाम फेमस हो, नाम आ गया मयूरभंज, है ना, सुंदरगढ़, मयूरभंज सुंदरगढ़, या बेलाडीला आ गया तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में आप मारोगे। ठीक है, फिर सिंहभूम आ गया तो सिंहभूम आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, सिंहभूमि आपके बहुत बार आता है तो सिंहभूम आप छत्तीसगढ़ में मारोगे। उसके बाद आपको बोकारो आ जाता है, रानीगंज, रत्नागिरी आ जाता है, रत्नागिरी आप गोवा में मारोगे, ऐसे करके आप मारोगे। मंगलुरु आ जाता है, या कुद्रेमुख, कुद्रेमुख भारत का सबसे बड़ा है, कुद्रेमुख। लोहा सबसे ज्यादा आपको कर्नाटक में कुद्रेमुख से निकाला जाता है, तो कर्नाटक वाला बेल्ट में आप कुद्रेमुख मारोगे। कुद्रेमुख सबसे ज्यादा बार आया गया एग्जाम में। तो नीचे वाला ये देखो लोहा का, ऐसे गया लोहा वाला क्षेत्र, ये लोहा का बेल्ट है। तो कुद्रेमुख हो गया, रानीगंज हो गया, रानीभंज हो गया, मयूरभंज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बेलाडीला हो गया, फिर सिंहभूम हो गया। ये सब जो है वो आपको आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब आ जाता है आपको
लोहा उत्पादन क्षेत्र में आ जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको कोयला, तो कोयला में आपको बता देता हूं कोयला कहाँ होगा, तो कोयला इस वाले बेल्ट में आ जाए बेटा। कोयला आपका सबसे ज़्यादा है जो झारखंड में, महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा आता है। सीधा नाम से ही आ जाता है कि झरिया बोकारो कहाँ है, तो आपका झारखंड में। रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज आपका झारखंड में है ना, झारखंड उड़ीसा में। उसके बाद सिंगरौली कहाँ है, तो एमपी में सिंगरौली है ना। उसके बाद आपका सिंगरेनी कहाँ है, तो सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश वगैरह में है। तो ये बड़ा फेमस आपका नाम जो होता है वो कोयला से रिलेटेड आता है, कोयला वाला एरिया। आपको देखो, आप देख लो एक बार, लोहा वाला नीचे आ गया और लोहा के ही आसपास का क्षेत्र में कोयला होता है। और यही दोनों जो होता है किसी भी पावर प्लांट को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्लांट का मतलब होता है बेटा विद्युत बनाने के लिए। और कोई भी मशीनरी है, मतलब कोई भी उद्योग धंधा खुल रहा है, कोई भी इंडस्ट्रीज खुल रहा है, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ा ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मेरे प्यारे बच्चों। पेट्रोलियम जब आप देखोगे तो पेट्रोलियम के लिए आपको देखा जाता है, पेट्रोलियम के लिए आपको मुंबई हाई है ना। मुंबई से है 2-3-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे है, मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। मुंबई हाई बहुत ज़्यादा है। फिर आपका नहर कटिया है, असम में नहर कटिया है, डिगबोई है, नहर कटिया, डिगबोई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डिगबोई तो राजस्थान में है एक, है ना, बीकानेर राजस्थान में है। तो ये सब जो है आपका पेट्रोलियम के लिए, एक गुजरात में है आपका, गुजरात में बड़ा फेमस है ना, गुजरात में आपका, ये आपका पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नहरकटिया, डिगबोई और मुंबई हाई, तीनों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई सबसे नंबर 1 पे आएगा, नहरकटिया दूसरे और डिगबोई तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है। बीकानेर, राजस्थान से भी तेल निकाला जाता है, राजस्थान से भी तेल निकालने का काम किया जाता है। ये बात समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत संयंत्र। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ताप विद्युत किसको कहते हैं? ताप विद्युत कहने का मतलब है कोयला जला करके आपको बिजली बनता है। जब आप कोयला जला रहे हैं, ठीक है, कोयला जब आप जला रहे हैं और कोयला जला के जब बिजली बनाया जाता है तो उसको ताप विद्युत कहते हैं। और इसको क्या, यूरेनियम जला करके उसको तापमान निकाल करके उससे जो बिजली बनता है ये होता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है? आपको सिंगरौली आता है, तो सिंगरौली आप देख लोगे तो सिंगरौली आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंगरौली आपका हो गया, रामागुंडम हो गया। तो सिंगरौली जो होता है वो यूपी में है। सिंगरौली जो है, हम ये कौन सा प्लांट बता रहे हैं जो कोयला से बनाया जाता है, तो यूपी एमपी के बीच में पड़ता है सिंगरौली, जो उत्तर भारत को एनटीपीसी के तहत जो है ना, उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा बिजली देता है। तो यहाँ पे आपका सिंगरौली है, ये आपका सिंगरौली वाला इलाका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंगरौली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो यूपी एमपी को बिजली बेसिकली देता है और उत्तर भारत को भी बिजली देता है। सबसे ज़्यादा पहला भी यही है, भारत का पहला बिजली जो ताप विद्युत है, तो भारत का पहला सिंगरौली है जो कि यूपी एमपी के बीच में पड़ता है और बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ से कोयला जो होता है, कोयला से विद्युत का निर्माण होता है। दूसरा है रामागुंडम, नाम से ही तमिलनाडु जैसा लग रहा है, रामागुंडम जो है, रामागुंडम आ गया, रामागुंडम तमिलनाडु में है आपका। एक है कोरबा, कोरबा आपका कहाँ है? कोरबा शायद आपका इधर नीचे दक्षिण भारत में है। आपका है नरोरा, नरोरा परमाणु के लिए नरोरा यूपी में है, यूपी में नरोरा आप देख रहे हो, नरोरा यूपी में ये भी आता है। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा आपका गुजरात में आ जाता है, काकरापारा गुजरात में आ जाता है। एक आपका तारापुर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारापुर आपका आ जाता है, वो भी आपका महाराष्ट्र में आता है। तारापुर यहाँ आ जाता है, काकरापारा ऊपर में आ जाता है। उसके बाद आपका कलपक्कम है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में आता है ये कलपक्कम, ये बड़ा फेमस नाम है, ये सब आता है तमिलनाडु में आता है। तो आप इसको नक तक याद कर सकते हैं, सिंह राम नाम ऐसे ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि उद्योग कहाँ कहाँ है और किस किस चीज़ पे बेस्ड है। उद्योग का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले लौह इस्पात, जहाँ पे लौह इस्पात जैसे चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे वहाँ पे लोहा से चीज़ें जैसे टीना है, कार है, ये सब चीज़ बनाया जाएगा। तो कहाँ कहाँ है? तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में आपका है, दुर्गापुर, तो पश्चिम बंगाल में आपका आ गया दुर्गापुर मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम रेड से करते हैं, ठीक है, रेड से करते हैं। दुर्गापुर आपका यहाँ हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपका हो गया। बोकारो झारखंड में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बोकारो जो आपका झारखंड में आ जाता है, बोकारो। उसके बाद आपका जमशेदपुर भी झारखंड में आता है, जमशेदपुर भी झारखंड में है। उसके बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई आ गया मेरे प्यारे बच्चों,
छत्तीसगढ़ में, ये पूरा इलाका छत्तीसगढ़ में आ गया। उसके बाद विजयनगर आपका आता कर्नाटक में, तो विजयनगर आपका इधर कर्नाटक में आ जाता है। कर्नाटक ऊपर में, सॉरी नीचे आपका केरल है, कर्नाटक विजयनगर ऊपर में है, ये नहीं है कर्नाटक ऊपर में विजयनगर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सलीम तमिलनाडु में, तो सलीम आपको तमिलनाडु में। ये ऐसे इलाका है क्योंकि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला बेल्ट से निकलेगा, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात होगा। तो अभी जस्ट हम मैप में देखें तो नीचे में लोहा निकल रहा था, तो लोहा का जो इस्पात होगा, लोहा का जो उद्योग होगा नीचे में ही ज़्यादातर होगा, और आपका जो ऊपर में होगा। तो आप इसको खाली नाम से दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, आप ऐसे याद रखोगे। भिलाई ये सब क्या है, लौह इस्पात का है। कपास तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे काली मिट्टी हो कपास, तो मुंबई में होगा, सूरत में होगा, गुजरात में आपका सूरत है तो सूरत में सब होगा। उसके बाद कानपुर में होगा, यूपी के कानपुर में, कोयम्बटूर में होगा, इंदौर में होगा, है ना, ये सब। तो कोयम्बटूर आपका कहाँ है, तो कोयम्बटूर आपका यूपी में है। इंदौर आपका कहाँ है, इंदौर आपका कहाँ है मुंबई, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। कपास वस्त्र के लिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कपास वस्त्र के लिए क्या होगा, मुंबई तो आपका ये दिख रहा है, मुंबई आपका यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद सूरत जो आपका गुजरात में पड़ता है, सूरत हो गया। कानपुर आपका यूपी में हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया। इंदौर आपका जो हो गया, इंदौर आपका एमपी में पड़ जाता है, एमपी में आपका इंदौर पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इंदौर। अब आते हैं सॉफ्टवेयर, नोएडा, नोएडा आपका यूपी में आ जाता है। गांधीनगर आपका गोवा में आ जाता है, नोएडा बेटा यूपी में आ जाता है, नोएडा। उसके बाद गांधीनगर, मुंबई पुणे, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाता है। हैदराबाद तो आपको पता है कि हैदराबाद यहाँ पे आ जाता है ना, हैदराबाद एक अलग ही है। बेंगलुरु कहाँ कर्नाटक, बेंगलुरु इधर आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चेन्नई आपका इधर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम, आपको भी पता है केरल, तिरुवनंतपुरम आपका इधर आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो पार्क है, तो जितना भी दक्षिण वाला पार्ट है ये सारा सॉफ्टवेयर के लिए है, और कपास वाला है मेरे प्यारे बच्चों, कपास आपका ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हो वो कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको लाल से कर देता हूं कपास, तो कपास वाला ये वाला कपास के लिए आप कोई भी मार दोगे, ये कपास के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए इधर है। और जितना भी लौह इस्पात है तो लौह वाला इधर मारोगे और नीचे भी लौह वाला मार दोगे तो आपको याद आ जाएगा। लेकिन आपको जगह का नाम आपको याद करके जाना पड़ेगा, जगह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपको बंदरगाह, लास्ट बंदरगाह और हवाई अड्डे। बंदरगाह वहाँ से होता है जो समुद्र से जुड़ा होता है, समुद्र तट से जुड़ा होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। और हवाई अड्डे तो आपको पता है कि जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है उसको हवाई अड्डे कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा फेमस जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई है, ममारगावा। तो कांडला आपका कहाँ है, तो कांडला आपका तमिलनाडु में है ना मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, कांडला जो आपका है वो आपका गुजरात में, सॉरी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांडला जो आपका है हाँ
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कांडला जो है, कांडला आपका गुजरात में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मुंबई इसके जस्ट नीचे मुंबई है। ममार गोवा, गोवा है जस्ट ऐसे याद करो गोवा। उसका न्यू मंगलुरु केरल में है बेटा, केरल में, कर्नाटक केरल में। कोचीन भी यहीं पे है, कोचीन जस्ट उसके नीचे हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कोचीन आपको केरल में आ जाता है, कोचीन आपका केरल में आ जाता है। उसके बाद तूतीकोरम तमिलनाडु में आ जाता है ना। चेन्नई आपका यहाँ पे खुद दिख रहा है चेन्नई। तो ये सब तट से, क्योंकि बंदरगाह ना तट से लगा रहेगा और यहीं से जहाजें खुलेंगी, तट से ही जहाज खुलेगी। तो ऐसे तट से जहाज खुलेगी। फिर आपका चेन्नई, आपका फिर विशाखापट्टनम जो आपका उड़ीसा में आपका आ जाता है, विशाखापट्टनम है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपका विशाखापट्टनम इधर आ जाता है। उसके बाद आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम उड़ीसा में नहीं है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, सॉरी यहाँ पे उड़ीसा ऊपर में है, उड़ीसा इसके जस्ट ऊपर में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका जो है वो विशाखापट्टनम, पारादीप जो हो गया, वो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में आपका पारादीप पड़ेगा। पारादीप कहाँ पड़ेगा बेटा, हल्दिया आपका कहाँ पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल में आपका हल्दिया पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आपका हल्दिया है, पारादीप आपका उड़ीसा में है ना, पारादीप आपका, और हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ से आपको ऐसे जो जितने भी जहाजें खुलेगी ये तटीय क्षेत्र से खुलेगी। उसके बाद आता है प्रमुख हवाई अड्डे। हवाई अड्डे कहाँ से होता है बेटा, जो मेन शहर होगा, मेन इंटरनेशनल शहर। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जहाँ से विदेशों के लिए जो हवाई अड्डे खुलते हैं, विदेश जाने के लिए जो हवाई अड्डे खुलेंगे। तो अमृतसर आपका पंजाब में पड़ जाता है, दिल्ली उसके जस्ट नीचे है, तो अमृतसर हो गया, पंजाब हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मुंबई आपका है तो मुंबई से भी आप जा सकते हो, चेन्नई से भी आप जा सकते हो, फिर कोलकाता से भी एक फ़्लाइट खुलेगी, कोलकाता से, और हैदराबाद से भी एक फ़्लाइट खुलेगी, तो हैदराबाद आप यहाँ पे मार सकते हो, हैदराबाद। तो ये आपको बंदरगाह जो था वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। उसके बाद फिर लौह इस्पात था, कपास के लिए, कपास वस्त्र कहाँ बनता, सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे है, ये सब चीज़ है ना। ताप विद्युत कहाँ है, परमाणु कहाँ पे है ना, पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, कोयला कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं आपको एक ही मैप में ये सारा चीज़ कवर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कीजिए, यही हमारी इच्छा है। हमारे टारगेट बोर्ड यूपी हाई स्कूल की सारी टीम आपके साथ है। तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।